नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लड हैंड के पांचों सदस्य आर्यन के साथ लक्ष्य की तलाश में तुरंत तितर बितर हो गए। धीरज, रवि कुमार और आर्यन ने एक समूह बनाया, जबकि अन्य 3 प्राथमिक स्तर के सरदारों ने दूसरा समूह बनाया और सड़क के दोनों किनारों की तलाशी ली। आर्यन नाम का ये लड़का अब 8वें स्तर के योद्धा के शिखर पर था और उसकी प्रकृति धीमी नहीं थी, लेकिन लक्ष्य की तुलना में ये कुछ भी नहीं थी। धीरज और रवि कुमार के पीछे चलते हुए वो बेहद उत्साहित दिख रहा था। जब लक्ष्य ने ब्लड हैंड के सदस्यों को तितर बितर होते देखा तो उसे तुरंत लगा कि ये एक अच्छा अवसर है। अगर वो उनका सीधे सामना करता तो 6 विरोधियों को हराना आसान नहीं होता, लेकिन अब चूंकि वे 3-3 के समूह में थे, इसलिए लक्ष्य को विश्वास था कि वो एक समूह का सामना कर सकता है। दुर्भाग्यवश धीरज, रवि कुमार और उनका साथी सड़क के दूसरी ओर थे, इसलिए लक्ष्य केवल अपनी तरफ के 3 प्राथमिक स्तर के सरदारों को ही निशाना बना सका। ये तीनों व्यक्ति खंडहरों में खोजबीन कर रहे थे और एक त्रिकोणीय संरचना बनाकर खड़े थे, ताकि किसी भी क्षण एक दूसरे का साथ दे सकें। सैद्धांतिक रूप से एक योद्धा स्तर के प्रतिद्वंद्वी के लिए इतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य की हालिया प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वो पहले ही साबित कर चुका था कि उसके पास एक सरदार जैसी शक्ति है, इसलिए ये तीनों व्यक्ति लापरवाही करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। धीरे धीरे तीनों आदमी उस सुनसान इमारत में पहुंचे जहां लक्ष्य मौजूद थी। ये 2 मंजिला इमारत है। चलते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वो यहां छिपा है तो हमें उसे एक एक करके हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। चिंता मत करो, उसे ऐसा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तीनों मार्शल आर्टिस्ट जोर जोर से बोलते हुए पहले तल पर तलाशी लेने लगे। लक्ष्य दूसरी मंजिल के एक कमरे में था। उसका काला ड्रैगन भाला पहले से ही उसके हाथ में था और वो उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही देर में तीनों व्यक्ति सीढ़ियों के रास्ते दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। इन 3 मार्शल आर्टिस्टों में से 2 तलवारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि तीसरा 6 बैरल वाली मेटल स्टॉर्म राइफल लिए हुए था और उन दोनों तलवारबाजों के ठीक पीछे चल रहा था। जैसे ही वे लक्ष्य के कमरे के दरवाजे तक पहुंचने वाले थे, तलवारबाजों में से एक अचानक रुक गया। बूढ़े मेंग, क्या हुआ? मुझे दिल में थोड़ी बेचैनी हो रही है। धिक्कार है। ये एहसास सचमुच परेशान करने वाला है। ये कुछ भी नहीं है ना? अगर लक्ष्य इस कमरे में है भी, तो क्या हम तीनों मिलकर उसे हरा नहीं सकते? तुम्हें पता है, उस समय उसकी ताकत रवि कुमार जितनी भी नहीं थी और हम में से कोई भी अकेले रवि कुमार को आसानी से कुचल सकता था। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। भाई वांग, किसी भी क्षण गोली चलाने के लिए तैयार रहना। चिंता मत करो, इस बार मेरे पास कवच भेदने वाले गोले हैं। ये आसानी से दीवारों को भेद सकते हैं। जब तक लक्ष्य इस कमरे में है, उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह की आमने सामने की लड़ाई के लिए आकस्मिक चोट से बचने के लिए मेटल स्टॉर्म की बजाय डेजर्ट ईगल पिस्तौल का इस्तेमाल करना बेहतर है। कोई बात नहीं, हम इतने लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं। भला मैं आपको कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? तीनों आदमियों के कदमों की आहट कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। लक्ष्य ने ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को कसकर पकड़ लिया और अपनी सांस रोक ली। जैसे ही पहले मार्शल आर्टिस्ट ने कमरे में एक कदम रखा, लक्ष्य हरकत में आ गई। लक्ष्य का पहला वार ही उस समय का सबसे शक्तिशाली घातक प्रहार था। झरना। शेर का शिकार करने के लिए भी पूरी ताकत लगानी पड़ती है और खरगोश का शिकार करने के लिए भी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। लक्ष्य कभी भी अपने विरोधियों को कम आंकने की आदत नहीं रखते थे
और सरदार स्तर के मार्शल आर्टिस्ट तो खरगोश बिल्कुल नहीं थे। उसे त्वरित रूप से पहल हासिल करने के लिए अचानक हमले पर निर्भर रहना पड़ा, ताकि अगर धीरज और अन्य लोग समर्थन देने भी आ जाएं, तो बहुत देर हो चुकी होगी। बिजली के आयनों से मजबूत हुआ उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से तेज हमले कर सकता था। जैसे ही इस मार्शल आर्टिस्ट ने दरवाजे से प्रवेश किया, उसे लगा जैसे आकाश से एक विशाल नदी सुनहरे प्रकाश से जगमगाती हुई नीचे उतर रही हो। दुश्मन का हमला। उसने अपने गले से एक जोरदार दहाड़ निकाली। उसकी लंबी तलवार ने दृढ़ता से हमले का सामना किया, क्योंकि उसके साथी उसके पीछे थे और उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जल्दबाजी में की गई रक्षा पंक्ति लक्ष्य के लंबे समय से तैयार किए गए हमले का सामना कैसे कर सकती थी? उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार कागज की तरह चकनाचूर हो गई। लक्ष्य के भाले से वो धातु के टुकड़ों में बदल गई। ये मार्शल आर्टिस्ट पल भर में जलप्रपात में समा गया। दरार। उसकी ज्यादातर हड्डियां पल भर में चकनाचूर हो गई। ये तलवारबाज चीख भी नहीं सका। लक्ष्य ने उसे एक ही वार में मार डाला। लक्ष्य का भाला निशाने पर लगा। उसका शरीर मुड़ा और लंबा भाला दरवाजे के बाहर खड़े दूसरे तलवारबाज पर जोरदार प्रहार किया। आंधी। एक तूफान उसकी ओर बढ़ा और दूसरा हमला शुरू हो गया। पहले मार्शल आर्टिस्ट की मृत्यु का कुछ महत्व तो था ही, कम से कम इससे दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को तैयारी करने का समय मिल गया। लक्ष्य के आंधी हमले का सामना करते हुए वो न तो घबराया और न ही अपने साथी की मृत्यु के कारण कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाया। उसकी लंबी तलवार उसकी दांतियां ची से प्रेरित होकर तलवार की रोशनी की लकीरें छोड़ती हुई वास्तव में लक्ष्य को जवाबी हमले में उलझा देती है। उसी समय उसने चिल्लाकर कहा, बूढ़े आकाश, अपनी डेजर्ट ईगल से एक एक गोली चलाओ। चलो मिलकर इस लड़के को मार गिराते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर वे लक्ष्य को 2 सेकंड तक रोके रख पाए तो पीछे खड़ा बंदूकधारी हमला कर देगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि दोनों मिलकर इस स्थिति में लक्ष्य से निपट सकते हैं। लक्ष्य ने भी अपने प्रतिद्वंदी के इरादों को भांप लिया। जब वायु स्ट्राइक से प्रतिद्वंदी तुरंत नहीं गिरा, तो वो तुरंत मूसलाधार बारिश में बदल गई। सुनहरी भाले जैसी रोशनी की लकीरें अचानक हुई बारिश की तरह भयंकर रूप से बरसी, जिससे प्राथमिक स्तर का सरदार तुरंत घबरा गया। उसे लक्ष्य के हमले की इतनी तीक्ष्णता की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसे हमले में वो निश्चित रूप से 3 सेकंड के भीतर ही पराजित हो जाता। बूढ़े आकाश, जल्दी करो, सहायता प्रदान करो। वो घबराहट से दहाड़ा। उसके शरीर पर घाव तेजी से उभरने लगे थे। उसके पीछे खड़े बंदूकधारी ने फिर अपनी विशाल 6 बैरल वाली मेटल स्टॉर्म पिस्तौल उठाई। उसे सामने लड़ रहे 2 लोगों पर निशाना साधा और दृढ़ता से ट्रिगर दबा दिया। आग की 6 लपटें पल भर में भड़क उठीं। ये मशीन गन प्रति सेकंड सैकड़ों गोलियां दाग सकती थी और पूरी छोटी इमारत एक पल में कांप उठी। अपने साथी की ओर पीट करके खड़े उस मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में पल भर में ही छेद हो गए। क्यों? वो केवल 2 शब्द ही बोल पाया था कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके पीछे खड़ा बंदूकधारी बेतहाशा ट्रिगर दबाए बैठा। कोई क्यों नहीं है। 30 अरब रुपए एक कम व्यक्ति में बांटना हमेशा बेहतर होता है। वैसे भी तुम्हें बचाया नहीं जा सकता, तो बस तुम्हें लक्ष्य के साथ दफना दिया जाए। हाँ, तुम एक नेक काम के लिए मर रहे हो। तुम्हारे साथी के रूप में मैं तुम्हें जरूर एक शानदार अंतिम संस्कार दूंगा। चिंगारियां उड़ रही थी, धुआं उमड़ रहा था और धातु के टकराने की तेज आवाज लगातार आ रही थी। उसे लक्ष्य की आकृति भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसी परिस्थितियों में लक्ष्य की तो बात ही छोड़िए, एक उच्च कोटि का सरदार भी जरूर मर जाएगा। डिंग डिंग डैंग डैंग की कान फाड़ देने वाली गर्जना ने उसके कानों को झकझोर दिया। लेकिन जल्द ही उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसकी समझ से परे था। लक्ष्य के पास गोलियों की अचानक बौछार से बचने का समय नहीं था, लेकिन उसी क्षण उसके हाथ में
मौजूद ब्लैक ड्रैगन स्पीयर एक पवन चक्की की तरह घूमने लगा, जिससे उसके सामने प्रकाश की परतों का निर्माण हो गया। मेटल स्टॉर्म द्वारा दागी गई सभी गोलियों को लक्ष्य ने रोक दिया। क्लैंग, 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 क्लैंग। धातु की तीखी आवाजों से उसके कान कांप रहे थे। भाले जैसी रोशनी की उन परतों में मानो आंखें थी। हर भाला बिजली की गति से निकलता था, हर गोली को सटीक और कुशलता से रोककर मोड़ देता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि लक्ष्य लगभग सवें या हजारवें सेकंड में कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है। युद्ध के देवता भी ऐसा नहीं कर सकते। ट्रिगर खींचने से लेकर खत्म करने तक पूरे 20 सेकंड बीत गए और 2000 गोलियां दागी गई। फिर भी लक्ष्य गोलियों के प्रभाव से कमरे के कोने में धकेल दिया गया, पूरी तरह से सुरक्षित। जब बंदूकधारी अचंभित होकर रुका, तो उसने देखा कि लक्ष्य अपने कंधों से धूल झाड़ रहा था। धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकल रहा था, जो लगभग गोलियों से छलनी हो चुका था, और फिर उसे एक शैतानी मुस्कान दे रहा था। मैं आपके निर्णायक और निर्मम स्वभाव की प्रशंसा करता हूं, लेकिन क्या अब आपके पास गोलियां खत्म हो गई हैं? लंबा भाला धीरे धीरे उसके गले पर से गुजरा। बंदूकधारी ने बचने की एक साधारण सी हरकत भी नहीं की। वो सदमे से पूरी तरह सुन्न हो गया था। वो इतना सुन्न हो गया था कि मौत के बारे में ही भूल गया। उसे बस वो शैतानी मुस्कान याद थी, जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलेगा। आखिरी बंदूकधारी को मारने के बाद लक्ष्य ने एक लंबी आह भरी। इस बार तो वाकई खतरा मंडरा रहा था। अगर उसने पहाड़ की तरह अडिग रहने की रक्षात्मक तकनीक न सीखी होती, तो वो उस आदमी के हाथों मारा जाता, जो अपने ही साथियों पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाता था। ये बंदूकधारी बेहद निर्मम और निर्णायक था। लक्ष्य ने पहले सोचा था कि दुश्मन के सामने होने से बंदूकधारी को कार्रवाई करने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसने इस व्यक्ति से इतनी निर्ममता की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि हर चीज के लिए जरूरत से ज्यादा तैयारी करना हमेशा सही रहता है। लक्ष्य, जो अभी भी सदमे में था, ने अपनी बंदूक एक तरफ रख दी और जमीन पर पड़े तीनों दुश्मनों के शवों पर एक नजर डाली। यहां पूरी लड़ाई 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चली, लेकिन धीरज और अन्य लोग बहुत करीब थे और शायद जल्द ही वहां पहुंचने वाले थे। लक्ष्य मूल रूप से वहीं रुककर धीरज, रवि कुमार और अन्य 2 लोगों को एक ही झटके में पकड़ना चाहता था, लेकिन खिड़की से उसने दूर विभिन्न दिशाओं से 1 दर्जन से अधिक आकृतियों को प्रकट होते देखा। धातु के तूफान की आवाज ने बहुत ध्यान आकर्षित कर लिया था। खानदोंग में बचे हुए लोग शायद लक्ष्य का पता लगाने के लिए बेताब थे। ये असंभव था कि वे लक्ष्य से मिलने से पहले आपस में लड़े। कोई भी 3 अरब रुपए के इस विशाल पुरस्कार के लिए होने वाली इस लड़ाई में शुरुआत में ही बाहर नहीं होना चाहता था। अपनी शक्ति बचाए रखना सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए एक बार जब लड़ाई हुई, तो इसका लगभग निश्चित रूप से मतलब था कि लक्ष्य अन्य मार्शल आर्टिस्टों से भिड़ रहा था, और यही कारण था कि ये लोग इतनी जल्दी वहां पहुंच गए। उनमें से कुछ का पीछा उत्परिवर्तित जानवर भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए पूरी गति से इस दिशा में दौड़ लगाई। ये सब पैसे के भूखे मूर्ख हैं। लगता है मैं अब यहां और नहीं रुक सकता। वैसे भी भारी बर्फबारी के कारण शहर पूरी तरह से बंद हो गया है, इसलिए कोई बाहर नहीं जा सकता। चलो आराम से खेलते हैं। रवि कुमार, आर्यन, मैं तुम सबको थोड़ा और जीने दूंगा। लक्ष्य ने जरा भी देर नहीं की। वो पीछे की खिड़की से कूद गया। जमीन से 1 मीटर ऊपर हवा में उड़ता हुआ तेजी से गली में गायब हो गया। उसके जाने के 10 सेकंड से भी कम समय के भीतर धीरज और अन्य लोग दौड़कर ऊपर आ गए। जब उन्होंने उस छोटी सी इमारत के अंदर फैली अव्यवस्था देखी, तो वे सभी दंग रह गए। ये बूढ़ा वांग और बाकी दोनों मर चुके हैं। धीरज ने शवों को देखा और तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच गई। बूढ़े आकाश और बूढ़े मेंग को लक्ष्य ने मार डाला, जबकि बूढ़े संदीप की मौत बूढ़े आकाश की अंधाधुंध गोलीबारी से हुई।
ये तीनों लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने लक्ष्य को तो नहीं मारा, लेकिन अंततः एक दूसरे को मार डाला। धीरज ने गुस्से से पैर पटका। रवि कुमार ने पीछे से उसे याद दिलाया, कैप्टन, हमें पहले पीछे हटना चाहिए। लगता है बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जब लोग आएंगे तो डरने की क्या बात है? वे सब लक्ष्य को मारना चाहते हैं। धीरज के बोलते ही बाहर से एक एक करके लोग आने लगे। 5 मिनट से भी कम समय में अंदर मौजूद लोगों की संख्या 30 से अधिक हो गई थी। वर्तमान में खान डोंग काउंटी में 100 से अधिक मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे, जिनमें से अधिकांश लक्ष्य की तलाश में थे। अभी और भी कई लोगों का आना बाकी था। उनमें से एक पीले चेहरे वाला व्यक्ति भीड़ में अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद स्थानिक अंगूठी उसकी धन दौलत का प्रदर्शन कर रही थी। इसके अलावा इस व्यक्ति की ताकत 8वें स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे वो वहां मौजूद लोगों में सबसे शक्तिशाली बन गया था। शुरू में ये मार्शल आर्टिस्ट काफी शोर मचा रहे थे, लेकिन जब पीले चेहरे वाला आदमी आया तो तुरंत सन्नाटा छा गया। भाई लैंग। नमस्कार भाई लैंग, आप भी वास्तव में खान डोंग में ही हैं। बहुत दिनों बाद मिले भाई लैंग। क्या अब आप युद्ध के देवता के क्षेत्र के करीब हैं? कई जाने माने मार्शल आर्टिस्टों ने उस पीले चेहरे वाले व्यक्ति का अभिवादन किया, और धीरज और अन्य लोग भी अपवाद नहीं थे। जन्मजात दिव्य गति से लैस 8वें स्तर के योद्धा लैंग तियानक्सियाओं को मुख्य नगरी के शीर्ष योद्धाओं में गिना जाता था। जब वे 7वें स्तर के योद्धा थे, तब उन्होंने एक नौसिखिया युद्ध देवता से बिना किसी नुकसान के युद्ध किया था। 8वें स्तर के योद्धा के रूप में उन्होंने उस युद्ध देवता को मार भी डाला था, जिससे उस समय सनसनी फैल गई थी। लैंग तियानक्सियाओ अपने साथ यांग ली नाम का एक सांवला, 1.9 मीटर लंबा और बेहद ताकतवर योद्धा भी लाया था, जो जन्मजात दिव्य शक्ति वाला 8वें स्तर का योद्धा था। वो लैंग तियानक्सियाओं का मुंहबोला भाई था, शांत स्वभाव का लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। वे दोनों उत्परिवर्तित जानवरों का शिकार करते समय कभी दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करते थे। वे दोनों ही काफी थे। लैंग तियानक्सियाओ ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और अंत में उसकी नजर धीरज पर पड़ी। क्या आपकी मुलाकात लक्ष्य से हुई? ओह, उससे मेरा सामना नहीं हुआ था, बल्कि मेरे साथियों का हुआ था। वे तीनों लोग जो जमीन पर मारे गए। लैंग तियानक्सियाओ ने तीनों मृत नौसिखिए योद्धाओं पर एक नजर डाली और ठंडी आवाज में कहा, बेकार। मुझे यकीन है कि आप सभी ने ये जंगल में पीछा करने का आदेश देखा होगा। लक्ष्य पर 3 अरब का इनाम है। हालांकि इसे गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया है, लेकिन हर कोई जानता है कि इसे किसने प्रकाशित किया है, क्योंकि ये मामला काफी समय से चल रहा है। मैं लैंग तियानक्सियाओ निष्पक्षता से काम करता हूं और कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। जो भी लक्ष्य को मार डालेगा, 3 अरब का इनाम उसका होगा। सबने राहत की सांस ली। कई लोगों को सचमुच डर था कि लैंग तियानक्सियाओ अपना आपा खो देगा और इस सारी दौलत पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। अगर हर कोई अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करे तो सबको मौका मिलेगा। आखिर लैंग तियानक्सियाओ और यांग ली चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वे लक्ष्य को नहीं ढूंढ पाए तो उनकी ताकत बेकार हो जाएगी। लेकिन पहले ही स्पष्ट कर दूं, अगर कई लोग मिलकर लक्ष्य से मिलते हैं तो जो भी उसके लिए मुझसे लैंग तियानक्सियाओ से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। इसके साथ ही लैंग तियानक्सियाओ ने लापरवाही से वार किया और कमरे की एक दीवार उसके पंजे से तुरंत फट गई। गोल या चौकोर नहीं, बल्कि 5 गहरी लकीरें, जैसे किसी विशाल पंजे का निशान। ये जानना जरूरी है कि लैंग तियानक्सियाओ अभी भी दीवार से काफी दूर था। दूर से किया गया एक साधारण सा प्रहार भी इतना शक्तिशाली होता था कि उसे कौन रोक सकता था। यांग ली, चलो चले। लैंग तियानक्सियाओ वहां नहीं रुकी और यांग ली के साथ तुरंत चली गई।
लैंग तियानक्सियाओं के चले जाने के बाद शेष मार्शल आर्टिस्टों के बीच भी एक मौन सहमति बन गई। लक्ष्य को मारना व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर था और उन्हें लक्ष्य का सामना करने से पहले एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। ये मार्शल आर्टिस्ट धीरे धीरे तितर बितर हो गए और खबर तेजी से फैल गई। आखिरकार खान दोंग में कई मार्शल आर्टिस्ट के साथी थे और आपसी सूचना के माध्यम से लोगों को पता चल गया कि लक्ष्य आसपास ही है। मार्शल आर्टिस्टों की टीमें अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगी और उत्परिवर्तित जानवरों से लड़ते हुए वे लगातार लक्ष्य के ठिकाने की तलाश कर रही थी। बर्फीले तूफान के कारण खान डोंग में संचार सिग्नल ठप हो गए थे और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था। इसलिए मार्शल आर्टिस्टों के बीच संचार बहुत असुविधाजनक था और खोज की दक्षता भी अधिक नहीं थी। इस समय बाहरी दुनिया से संपर्क करने वाली एकमात्र व्यक्ति सुना थी, जो समाचार साक्षात्कार वाहन में थी। सुना ने पहले ही एक पोस्ट तैयार कर ली थी और उसे ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया था। पोस्ट का शीर्षक था, खान दोंग वन्य क्षेत्र, लक्ष्य को पकड़ने के लिए 3 अरब का इनाम, कौन इस हीरो को मारना चाहता है? पोस्ट वायरल होते ही ऑनलाइन सनसनी फैल गई। बर्फीले तूफान के कारण बाहर मौजूद विभिन्न मार्शल आर्टिस्ट टीमों से संपर्क नहीं हो सका। कुछ सतर्क टीमों ने मौसम की आशंका जताते हुए या तो बेस शहर लौटकर पास के उपग्रह शहरों में चले गए या फिर आपूर्ति केंद्रों पर। लेकिन खान दोंग में, उस शहरी क्षेत्र में जहां सबसे अधिक मार्शल आर्टिस्ट एकत्रित थे, एक भी मार्शल आर्टिस्ट वापस नहीं लौटा था। शुरू में लोगों को लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कई लोग लक्ष्य को चुनौती दे रहे थे और ये मार्शल आर्टिस्ट रोमांच देखने के लिए वहीं रुके हुए थे। लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि वे इस इनाम के कारण वहां थे। ये खबर सुनते ही इंटरनेट पर हलचल मच गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल हैरानी की बात नहीं। मैंने कहा, मलिक ठाकुर, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का है, लक्ष्य को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तो यही उसकी योजना थी। हालांकि ये इनाम का आदेश गुमनाम है, आपको जांच करने की भी जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से मलिक ठाकुर द्वारा रचा गया है। तो क्या हुआ? मार्शल आर्टिस्टों के बीच तो हमेशा ही टकराव होता रहता है। मलिक ठाकुर ने लक्ष्य को चुनौती तो कई दिनों से पोस्ट कर रखी है ना? लक्ष्य चुनौती स्वीकार करने के लिए जंगल में चला गया, तो मलिक ठाकुर का कुछ चालबाजी करना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऊपर वाला व्यक्ति तो बड़ा भोला है। क्या तुम ईसा पूर्व के नहीं हो? अब तो खेल खत्म, इस बार तो बिल्कुल खत्म। लक्ष्य चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, 3 अरब के सामने वो मार्शल आर्टिस्ट आपस में ही लड़ पड़ेंगे। मलिक ठाकुर तो एक एक मुकाबले में लक्ष्य का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर योद्धाओं का एक समूह लक्ष्य पर हमला कर दे तो क्या होगा? मलिक ठाकुर बेशर्म है। मैं लक्ष्य की वापसी का समर्थन करता हूं। वापसी की बात तो छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है ये कोई परीक्षा है? खान डोंग से संपर्क नहीं हो पा रहा है ना? फिर भी पोस्ट कैसे भेजी जा सकती है? क्या आपने नहीं देखा कि ये किसी समाचार एजेंसी के व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया था? उनके पास रडार सिग्नल वाला एक साक्षात्कार वाहन है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पोस्ट की सामग्री को लगातार अपडेट करते रहें। हम खान डोंग की स्थिति पर नजर रखना चाहते हैं। पोस्ट के नीचे टिप्पणियों की संख्या देखते ही देखते 10,000 से अधिक हो गई, जो इस मामले के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है। इसे पोस्ट करने वाली सुना ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि समाचार एजेंसी इस मामले पर नजर रखेगी और सभी को जल्द से जल्द प्रगति की जानकारी देती रहेगी। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, खान दोंग में अब कोई भी स्थिति को संभाल नहीं सकता था। बर्फीले तूफान ने न केवल सड़कें अवरुद्ध कर दी थी, बल्कि सिग्नल भी बंद कर दिए थे। वहां कोई भी आदेश नहीं दे सकता था और न ही लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकता था। लक्ष्य इस विपत्ति से बच पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर था। उस छोटी इमारत से निकलने के बाद लक्ष्य कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ तेजी से एक और छिपने की जगह ढूंढ ली। ये एक निजी आवाज था। लक्ष्य बिना कोई पदचिन्ह छोड़े दरवाजे से अंदर चली गई। अंदर लक्ष्य खिड़की के पास आराम कर रहा था।
जहां से वो किसी भी समय बाहर की स्थिति का अवलोकन कर सकता था। अगर इस बार मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो स्थिति बहुत ही निष्क्रिय हो जाएगी और आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। मुझे काली ऊर्जा के पत्थरों को अवशोषित करना होगा, एक काले तारे का निर्माण करना होगा और गुरुत्वाकर्षण का अभ्यास करना होगा। इस प्रक्रिया में ही कम से कम 1 दिन या उससे भी अधिक समय लग जाएगा। मुझे एक सुरक्षित स्थान खोजना ही होगा। लेकिन अब खान डोंग काउंटी में बहुत से लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। आखिर सुरक्षित जगह कौन सी है? लक्ष्य को सिरदर्द हो रहा था। इस स्थिति में सुरक्षित स्थान खोजना वाकई मुश्किल था। वो कहीं भी जाए, दुश्मन कभी भी हमला कर सकते थे और वो एक जगह पर 1 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता था। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में ऊंचाई पर खान दोंग टावर के खंडहर शान से खड़े थे। इस कोण से वो मुश्किल से ही उसका ऊपरी हिस्सा देख पा रहा था। तेज हवा और बर्फ का एक झोंका गुजरा, जिससे उसकी दृष्टि और भी धुंधली हो गई। लक्ष्य की शारीरिक क्षमता के बावजूद वो इस वातावरण में कांप रहा था। ठंड अत्यधिक थी। तापमान संभवतः -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था। अरे, मुझे मिल गया। अचानक लक्ष्य के मन में एक विचार आया। उसे एक बेहतरीन जगह सूझी। एक बार जब उसका दिमाग खुल गया, तो लक्ष्य के विचार अधिक लचीले हो गए और उसके मन में तेजी से एक साहसिक योजना बन गई। मैं यही करूंगा। भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। फिलहाल इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य ने मन बना लिया, अपने आसपास का जायजा लिया और फिर हवादार निजी आवाज से निकल गया। वहां से निकलने के बाद लक्ष्य ने उड़ान नहीं भरी, बल्कि सावधानीपूर्वक खान डोंग टावर की दिशा में आगे बढ़ी। वो मुश्किल से 100 मीटर ही चला था कि पास की एक छत से बाग के आकार की एक सफेद सिवेट बिल्ली कूद पड़ी और सीधे लक्ष्य पर झपट पड़ी। लक्ष्य ने अपना भाला उठाया और सिवेट बिल्ली से लड़ने लगा। वो जानवर बेहद फुर्तीला था, लेकिन लक्ष्य उससे भी तेज था। 10 सेकंड बाद लक्ष्य ने अपना भाला चलाया और सफेद सिवेट बिल्ली दर्द भरी चीख के साथ खून के तालाब में गिर पड़ी। लक्ष्य के पास सिवेट बिल्ली के क्रिस्टल को निकालने का ही समय था। उसे उसका विच्छेदन करने का अवसर नहीं मिला। दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। इधर कोई आया है। लक्ष्य, जल्दी आओ। छतों और दीवारों के ऊपर आकृतियां खरगोशों और गौरैयों की तरह फुर्ती से दौड़ती हुई उसकी ओर दौड़ रही थी। धिक्कार है, मेरी कमाई में देरी कर रहे हो। लक्ष्य के पास सिवेट बिल्ली का विच्छेदन करने का और कोई मौका नहीं था। वो केवल तेजी से भाग सकता था। बिना रुके आगे दौड़ता रहा। वो अभी ज्यादा दूर भागा भी नहीं था कि एक अवरोधक दीवार के पीछे से कूद कर आया। उसने एक लंबी तलवार उठाई और उसे पहाड़ के फटने जैसी ताकत से लक्ष्य के सिर पर वार किया। हाँ, लक्ष्य, तुम कहाँ जा रहे हो? 30 अरब तो मेरे हैं। तुम सपना देख रहे हो। यह व्यक्ति मात्र प्रथम स्तर का युद्ध सेनापति था। लक्ष्य का ध्यान आकर्षित करने लायक भी नहीं था। उसने अपने काले ड्रैगन भाले को हिलाया और बिजली की एक तेज चमक कौंधी, जिससे बर्फ में एक छलनी लाश पड़ी रह गई। लक्ष्य रुका नहीं। सीधे दीवार फांदकर पीछे से पीछा करने वालों से बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दीवार फांदी, उसने देखा कि एक दूसरा व्यक्ति भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्य को दीवार से नीचे कूदते देख उस योद्धा ने भी एक उग्र हंसी निकाली। उसकी लंबी तलवार हवा और बादलों की तरह घूमती हुई लक्ष्य के पैरों पर जोरदार प्रहार किया। हवा में बिना किसी सहारे के लक्ष्य ने अपने पैर की उंगलियों से अपने भाले को छुआ और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए वास्तव में 1 मीटर और ऊपर उठ गया, जिससे वो उस व्यक्ति के घातक तलवार के वार से बाल बाल बच गया। इस व्यक्ति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्य के पास ऐसा दाव होगा, और जब उसकी तलवार चूक गई तो वो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन लक्ष्य को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो अचंभित हुआ है या नहीं। ऊपर से उसका भाला जोरदार प्रहार के साथ टकराया।
झरना, जब तक उस आदमी ने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्य का भाला कितनी तेजी से चला, वो केवल अपनी बड़ी तलवार से ही वार रोक सकता था। लेकिन एक तलवार लक्ष्य के भारी भाले के वार को कैसे रोक सकती थी? एक ही वार के बाद एक और शव सदमे से खून की उल्टी कर चुका था, बर्फ में पड़ा था। लक्ष्य मूल रूप से मृतकों को लूटना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, दो और लोग तेजी से दीवार फांदकर अंदर आ गए। दोनों ही प्रारंभिक स्तर के युद्ध सेनापति थे। जैसे ही वे कूदे, उन्होंने अपनी लंबी तलवारें उठाई और भयंकर प्रहार किया। लक्ष्य ने ठंडी सांस ली, अपनी मुद्रा को और मजबूत किया और अपना भाला आगे बढ़ाया। मूसलाधार बारिश, पफ 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 पफ। सुनहरी भाले की रोशनी का एक सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही भालों के शरीरों को भेदने और चीखों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। दोनों पुरुषों की तलवारों की गति लक्ष्य के भाले की गति के सामने कुछ भी नहीं थी। भाले की रोशनी पहले पहुंची और जब तक वे जमीन पर उतरे तब तक वे खून से लथपथ हो चुके थे। लक्ष्य गिरे हुए सैनिकों के हथियार इकट्ठा करने ही वाली थी। अगर उन्हें बेचा जाता तो कम से कम कई मिलियन मिल सकते थे। लेकिन तभी 3 और लोग स्प्रिंग की तरह दीवार फांदकर अंदर आ गए। धिक्कार है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्य ने अपना लंबा भाला घुमाया। ये हवाई लक्ष्य उससे धीमे थे और उसे डर नहीं था। उसने यही रणनीति दोहराई और मूसलाधार बारिश की तरह भाले की रोशनी की एक और श्रृंखला चमकी। तीनों में से 2 फिर से खून के तालाब में गिर पड़े। एक प्राथमिक युद्ध सेनापति था और दूसरा नवे स्तर का योद्धा। बचा हुआ लेवल 3 का युद्ध सेनापति चतुर था। उसने अपने साथी के शरीर का इस्तेमाल लक्ष्य के हमले को रोकने के लिए किया और बाल बाल बच गया। ये व्यक्ति दृढ़ धीरजी था। योद्धा बलवान और शक्तिशाली होते हैं। उसने अपनी पीठ दीवार से टिकाई, जिससे दीवार जोर से ढह गई, और दहाड़ते हुए कहा, लक्ष्य यहां है, जल्दी करो। कुछ और आकृतियां दूर से तेजी से आ रही थी। कुछ असाधारण रूप से तेज गति से आगे बढ़ रही थी, जिससे संकेत मिलता है कि वे केवल प्राथमिक युद्ध सेनापति नहीं थे। ये देखकर लक्ष्य ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसकी वर्तमान शक्ति प्राथमिक स्तर के युद्ध सेनापतियों से निपटने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन मध्यवर्ती स्तर के युद्ध सेनापतियों से निपटना इतना आसान नहीं था। यदि वो मध्यवर्ती स्तर के युद्ध सेनापतियों से घिर जाता तो वो गंभीर खतरे में पड़ जाता। उस व्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए लक्ष्य ने अपना भाला निकाला, मुड़ा और भाग गया। उसी क्षण प्राथमिक युद्ध सेनापति ने आगे छलांग लगाई और अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए लक्ष्य के सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया। भागने की कोशिश कर रहा हूं, 30 अरब मेरे लिए छोड़ दो। लक्ष्य ने भौहें चढ़ाकर बचाव के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, योद्धा ने अपनी तलवार वापस खींच ली और पीछे हट गया, और उसकी दौड़ने की गति काफी तेज थी। लक्ष्य ने प्रतिद्वंदी को चकमा देते हुए देखा और उससे उलझना नहीं चाहा। जैसे ही वो दोबारा जाने वाला था, योद्धा ने अपनी तलवार घुमाई और एक बार फिर हमला कर दिया। लक्ष्य, तुम आज नहीं जाओगे। भले ही मैं तुम्हें खुद न मारूं, लेकिन जब तक मैं तुम्हें रोककर दूसरों के लिए मौका बना सकता हूं। मुझे यकीन है कि जिसे भी 30 अरब मिलेंगे, वो मुझे, अपने इस नेक सेवक को नहीं भूलेगा। कम से कम मुझे 3 या 500 मिलियन तो देंगे ही, है ना? 3 या 500 मिलियन? मुझे नहीं लगता कि आप इसे लेने के लिए जीवित रहेंगे। अब तो तुम भागने के लिए बेताब हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे, जो बचने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, कुछ ही सेकंड में मार सकते हो। आओ, अगर हिम्मत है तो। लक्ष्य ने अपना लंबा भाला लहराते हुए हमला करने के लिए उठाया। इस योद्धा ने बचाव करने की जहमत तक नहीं उठाई और तुरंत एक तरफ हट गया, जिससे साफ पता चलता है कि वो लक्ष्य के साथ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो एक तरफ हटा, एक चांदी की रोशनी चमकी। एक उड़ते हुए चाकू ने उसका गला चीर दिया। खून तेजी से बहने लगा।
जिससे हवा में उड़ रही सफेद बर्फ के साथ एक गहरा विरोधाभास पैदा हो गया। बेवकूफ, मौत को गले लगाने के लिए किसे दोष दे? इसीलिए तो कहते हैं लोग दौलत के लिए मरते हैं और पक्षी खाने के लिए। 30 अरब ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तो चलो मैं तुम्हें इस तकलीफ से छुटकारा दिला देता हूं। लक्ष्य ने अपना उड़ने वाला चाकू वापस ले लिया। पीछा करने वालों को फिर से तेजी से पास आते देख उसने उन कुछ लोगों से लूटी गई चीजों को इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई। वो कुछ कदम दौड़ा, फिर अचानक हवा में उछला और अगले मोड़ पर तेजी से गायब हो गया। जब तक कई मध्यवर्ती युद्ध सेनापति वहां पहुंचे, तब तक इलाका पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। 6 या 7 शव जमीन पर बिखरे पड़े थे और खून ने सफेद बर्फ को गहरे लाल रंग के धब्बों में रंग दिया था। जब इन योद्धाओं ने जमीन को लाशों से ढका हुआ देखा, तो वे दंग रह गए। लक्ष्य वाकई बहुत शक्तिशाली है, एक मध्यम स्तर के योद्धा ने कहा। बेशक, हम सबने उसके वीडियो देखे हैं। उसकी ताकत एक औसत निम्न स्तरीय योद्धा के बराबर है और वो जन्मजात तेज धावक है। कुछ खास परिस्थितियों में वो एक औसत निम्न स्तरीय योद्धा को पल भर में मार भी सकता है, लेकिन हम जैसे मध्यम स्तरीय योद्धाओं के सामने वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। फिर कहने को कुछ नहीं है, उसका पीछा करो, वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। 4-5 मध्यम स्तर के योद्धा फैलकर उसका पीछा करने लगे। उनके पीछे पीछे कभी कभी और योद्धा भी दिखाई देने लगे। लक्ष्य बहुत तेज था। कुछ दूरी तक दौड़ने और अदृश्य होने का एहसास होने के बाद वो कुछ देर तक हवा में सरकता रहता था। कई बार ऐसा करने के बाद पीछा करने वाले धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए। हालांकि अब उनका पीछा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आगे उत्परिवर्तित जानवरों का एक झुंड, भेड़ियों का एक समूह दिखाई दिया। ईसा पूर्व के प्राकृतिक जगत में भेड़ियों के झुंड सर्वोच्च शिकारी थे। यहां तक कि बाघ भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। दिव्य रूपांतरण के युग के बाद भेड़िए कृपान दांत वाले बाघों के आकार तक बढ़ गए और झुंडों में वे और भी अधिक दुर्जय हो गए। लक्ष्य ने भेड़ियों को उकसाया नहीं, बल्कि उनके पास से चुपचाप निकल गया। ये भेड़िए उसका पीछा करने वालों को रोकने का काम करेंगे। 3 गलियों से गुजरने के बाद लक्ष्य को आखिरकार सामने खान डोंग बिल्डिंग दिखाई दी। वैसे भी एक काउंटी कस्बा बहुत बड़ा नहीं था और खान डोंग बिल्डिंग शहर के ठीक बीचों बीच स्थित थी। बर्फ से ढकी ये विशाल इमारत बेहद भव्य दिख रही थी। हालांकि इसे इमारत कहा जाता था, लेकिन वास्तव में ये एक ऊंची इमारत का मात्र ढांचा था, जिसमें केवल फर्श की पटियाएं, सीढ़ियां और सहायक स्तंभ ही थे। बाकी सब कुछ गायब था। ये महज एक ढांचा था। जब लक्ष्य इमारत के पास पहुंचा, तो वो रुक गया, क्योंकि उसने एक छिपे हुए कोने में खड़ी एक कार देखी। मोटी कवच, अंतर्निर्मित रडार और कैटरपिलर ट्रैक। ये सुना कि इंटरव्यू वाली गाड़ी थी, जो भारी बर्फ से लगभग पूरी तरह ढकी हुई थी। अगर लक्ष्य ने इसे पहले खुद धक्का न दिया होता, तो शायद उसे इसका पता ही न चलता। सड़क पर अब लगभग 2 फुट गहरी बर्फ जम चुकी थी और केवल ट्रैक वाले वाहन ही मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। लक्ष्य को सुना के यहां होने की उम्मीद नहीं थी। सुना ने भी लक्ष्य को आते देखा। उत्साह में आकर उसने छत का दरवाजा खोल दिया और अपना सिर बाहर निकालकर लक्ष्य को पुकारते हुए चिल्लाई, लक्ष्य, आकर छिप जाओ। लक्ष्य ने अपना सिर हिलाया, सुना को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। सुना भी जल्दी ही असहनीय हो गई। बर्फ के टुकड़ों से भरी ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। 10 सेकंड से भी कम समय में वो इसे सहन नहीं कर पाई और वापस कार में चली गई। हालांकि सुना भी बहुत खुश थी। कम से कम उसे लक्ष्य का पता तो चल गया था। उसने तुरंत गांव फेंग को कैमरा लगाने को कहा और बुलेट प्रूफ कांच के मोटे फ्रेम से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लक्ष्य धीरे धीरे खान डोंग बिल्डिंग की ओर बढ़ा। उसके अंदर प्रवेश करने से पहले ही ऊपर से कोई नीचे आया। उफ!
ये जगह सचमुच इंसानों के लिए नहीं है। कप्तान ने हमें ऊंची जगह से लक्ष्य को खोजने के लिए कहा था, लेकिन मैं 5वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते लगभग बर्फ की तरह जम गया था। तुम 5वीं मंजिल तक पहुंच गए, मैं तो 4थी मंजिल पर भी नहीं टिक पाया। अंदाजा लगाओ अभी कितनी ठंड है। कितना ठंडा? -46 डिग्री सेल्सियस। बाप रे! और ये तो सिर्फ 4थी मंजिल का तापमान है। कुछ और मंजिलों पर तो और भी ज्यादा ठंड होगी। हवा भी तेज चलेगी। इससे तो कोई जमकर मर भी सकता है। 3 निम्न स्तर के योद्धा कांपते हुए नीचे आए और संयोगवश उन्होंने लक्ष्य को पहली मंजिल में प्रवेश करते हुए देखा। अरे बाप रे! लक्ष्य यहां है। हम तो किस्मत वाले हैं। अरे बदमाश, अभी भागना चाहते हो? अभी रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से लाश बनाकर देने पर विचार करूंगा। अगले साल इसी समय आपकी सालगिरह होगी। 30 अरब मैं लेने आ रहा हूं। कई योद्धा चिल्लाते चिल्लाते, अपनी तलवारें लहराते हुए इमारत से बाहर निकले और एक साथ 3 दिशाओं से हमला कर दिया। इंटरव्यू वाली गाड़ी के अंदर सुना ने गांव फेंग को निर्देश दिया, जल्दी करो, इसे अच्छे से फिल्माओ। ये सब उन योद्धाओं द्वारा लक्ष्य को धमकाने के सबूत हैं। इसे फिल्माओ। गांव फेंग ने भी तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हर छोटी से छोटी बात को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उनकी इंटरव्यू वाली कार की स्थिति भी अच्छी थी। ये एक कोने में कई परित्यक्त कारों से घिरी हुई थी। लक्ष्य ने जब वहां पहुंचा तो उन्हें देखा था, क्योंकि वे अभी अभी वहां पहुंची थी। अब जैसे जैसे बर्फबारी तेज होती गई, कार का बाहरी हिस्सा पहचान से परे हो गया था और कोने में छिपी होने के कारण इसे ढूंढना सचमुच मुश्किल था। कैमरे का कोण इमारत पर बिल्कुल सटीक था। लक्ष्य पहले से ही तीनों योद्धाओं के साथ युद्ध में संलग्न थी। सुना की आंखें थोड़ी नम थी। वो अपने आदर्श की असमय मृत्यु पर शोक मनाने के लिए जी भरकर रोने को तैयार थी। लेकिन भीषण लड़ाई के बाद एक योद्धा मारा गया और लक्ष्य बिल्कुल ठीक था। आमने सामने की लड़ाई बेहद कठिन थी। लक्ष्य को एक व्यक्ति को गिराने का मौका मिलने से पहले लगभग चोट लग ही गई थी। एक योद्धा को गिराने के बाद बाकी 2 योद्धा पीछे नहीं हटे। इसके बजाय लाल आंखों से उन्होंने लक्ष्य को दाएं और बाएं से घेर लिया, मानो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हों। लक्ष्य ने अपना हमला जारी नहीं रखा, बल्कि धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया और इमारत के सीढ़ीदार प्रवेश द्वार की ओर लौट गया। वो बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सीधे सीधे मौत को न्योता देना नहीं है? दोनों योद्धा लक्ष्य के पीछे पीछे चल रहे थे। इसी समय लक्ष्य का पीछा कर रहे लोग भी वहां पहुंच गए। जब लक्ष्य सीढ़ियों के प्रवेश द्वार की ओर पीछे हटा, तो इमारत के अंदर पहले से ही 6 या 7 योद्धा मौजूद थे। लक्ष्य यहां है, उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ, जो भी लक्ष्य को मारेगा उसे 30 अरब मिलेंगे। किसी ने पहल की और बाकी लोग बस देखते नहीं रह सके। वे तुरंत आगे बढ़ गए। लक्ष्य झट से कुछ कदम पीछे हट गया और सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में वापस चला गया। इस तरह उसे केवल सामने से आ रहे 2 लोगों का ही सामना करना पड़ा। आखिर सीढ़ियों की चौड़ाई सीमित थी। एक साथ बहुत सारे लोगों का आना असंभव था। इस हमले का नेतृत्व 2 मध्यम स्तर के योद्धा कर रहे थे। उनमें से एक के हाथ में लंबा भाला था, जबकि दूसरे के पास युद्ध कुल्हाड़ी थी। दोनों ही लंबे और भारी हथियार थे। उन्होंने बाएं और दाएं से हमला किया और लक्ष्य को जान से मारने के एकमात्र उद्देश्य से एक तीक्ष्ण आक्रमण शुरू किया। लक्ष्य ने पीछे हटना जारी नहीं रखा। उसका काला ड्रैगन भाला पहाड़ की तरह अडिग होकर लहराता रहा। तेज चिंगारियां उड़ी और इमारत में जोरदार धमाके की आवाजें गूंज उठीं। लक्ष्य पहली बार एक साथ 2 मध्यम स्तर के योद्धाओं का सामना कर रहा था। इस तरह का सीधा टकराव शक्ति की अंतिम परीक्षा थी। इसमें चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं थी। लक्ष्य अकेले ही 2 योद्धाओं से लड़ रहा था।
उसके पीछे खड़े योद्धा चिंतित थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। बस दोनों मध्यम स्तर के योद्धाओं के भयंकर हमले को देखते रहे। कुछ लोगों ने तो उस पर घात लगाकर हमला करने की भी तैयारी कर ली थी। अगर उन्हें लगता कि लक्ष्य हार रहा है, तो वे पीछे से हमला कर देते। संक्षेप में कहें तो वे 30 अरब रुपए आसानी से दूसरों को नहीं देने वाले थे। हालांकि युद्ध के घटनाक्रम ने सभी योद्धाओं को बेहद स्तब्ध कर दिया। अपने लंबे भाले के बल पर लक्ष्य का बचाव अभेद्य था। ऊंची जगह पर होने का फायदा उठाते हुए दोनों मध्यम स्तर के योद्धा अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। इतने भयंकर आक्रमण के सामने वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। धिक्कार है, ये बच्चा इतना शरारती कैसे हो सकता है? हम दोनों लेवल 4 के योद्धा हैं और साथ मिलकर हम लेवल 9 के सैनिक को नहीं हरा सकते। ये असंभव है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दोनों ने अपनी दांतियांची को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया, लेकिन लक्ष्य शौचालय में फंसी एक जिद्दी चट्टान की तरह थी, बदबूदार और सख्त, जो रास्ता रोक रही थी। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। क्या देख रहे हो? जाओ, सीढ़ियों पर जगह नहीं है। क्या तुम दूसरी जगहों से चढ़कर उसका रास्ता नहीं रोक सकते? अगर हम आगे पीछे से हमला करें तो मुझे नहीं लगता कि वो टिक पाएगा। चलो लक्ष्य को मार गिराते हैं और पैसे बराबर बांट लेते हैं। अगर हम दूसरों के आने का इंतजार करेंगे तो हमें एक घूंट सूप भी नहीं मिलेगा। एक मध्यम स्तर के योद्धा की चेतावनी ने उसके पीछे मौजूद योद्धाओं को तुरंत जगा दिया। उनमें से कई तुरंत सीढ़ियों से पीछे हट गए और इमारत के स्तंभों पर तेजी से चढ़ते हुए सीधे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गए। जब उसने दूसरे मार्शल आर्टिस्टों को ऊपर चढ़ते देखा तो लक्ष्य के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अपने सामने मौजूद दोनों के हमलों की एक और भयंकर लहर को नाकाम करने के बाद वो अचानक सीढ़ियों पर जोर से पैर पटकने लगा। हालांकि झाओडोंग इमारत 1000 वर्षों से खड़ी थी, लेकिन समय के निरंतर बीतने से इसकी आंतरिक संरचना सड़ गई थी। ये इतने भारी दबाव को सहन नहीं कर सकती थी। टकरा जाना। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां ढह गई। गिरने से ठीक पहले दोनों मध्यकालीन युद्ध जनरल घबराकर नीचे कूद गए। लक्ष्य तुरंत पीछे हट गया और तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर तेजी से भागा। एक तेज तर्रार प्राथमिक युद्ध सेनापति ने उसका रास्ता रोक दिया। बिना रुके लक्ष्य की भाला तकनीक डाउनपोर ने पल भर में उस व्यक्ति को निगल लिया। दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरे। लक्ष्य सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ गया, जबकि मार्शल आर्टिस्ट खून के तालाब में गिर पड़ा। लक्ष्य के रास्ते से हट जाने के बाद दोनों मध्यवर्ती युद्ध जनरल और बाकी लोग दूसरी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने निराशा से देखा कि लक्ष्य तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहरा दे रहा था। धिक्कार है, इसे संभालना इतना मुश्किल क्यों है? क्या हमें यहां फिर से लड़ना पड़ेगा? समूह हिचकिचाया और भी मार्शल आर्टिस्ट आ गए। गिरी हुई सीढ़ियों को देखकर वे बाहर से अंदर चढ़ गए और जल्द ही 1 दर्जन से अधिक लोग दूसरी मंजिल पर जमा हो गए। वुल्फ हेवन हाउल जैसे उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति अभी तक नहीं आए थे। मौजूद सबसे शक्तिशाली सेनापति एक 5वें स्तर का युद्ध सेनापति था। चौथे स्तर के 2 युद्ध जनरलों ने उससे बात की। उसने होंठ सिकोड़े, तुम दोनों निकम्मे हो। तुम एक मामूली योद्धा को भी नहीं संभाल सकते। हम जैसे मध्यम स्तर के युद्ध जनरलों को कलंकित कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि वो अब भी बाजी पलट सकता है। देखो मैं क्या करता हूं। शब्द मिटने से पहले ही उसकी दोनों तलवारें चमक उठीं। वो तेजी से आगे बढ़ा, अपने पीछे धुंधली परछाइयां छोड़ते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ा। लक्ष्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वो एक स्थिर मुद्रा में बैठ गया और बिजली की गति से अपना भाला चलाया। क्लैंग 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 क्लैंग। लगातार हमलों के बाद 5वें स्तर का युद्ध जनरल लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में सदमा साफ दिख रहा था। मुझे पता था कि उस लड़के का भाला तेज है, लेकिन इतना तेज नहीं। उसकी रक्षा में सचमुच दांव का जादू है।
उसने पीछे मुड़कर देखा। यहां कौन कौन आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करता है? मैं। मेरे पास स्नाइपर राइफल है। मैं भी। स्नाइपर राइफल के साथ मेरे पास मेटल स्टॉर्म है और मैं पिस्तौल चलाने में माहिर हूं। बंदूक लिए तीनों मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़े। अच्छा, मुझे पीछे से कवर करो। तभी गोली चलाओ जब तुम्हें पूरा यकीन हो। उन्हें मार डालो। जैसे ही वो नीचे उतरा, वो चीख उठा। उसके पीछे मौजूद उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया और पलक झपकने से पहले ही तीनों बंदूकधारियों के सिर धड़ से अलग हो गए। लक्ष्य के हाथ कांप रहे थे। उस सटीक जवाबी हमले ने उसकी एकाग्रता भंग कर दी थी। फिर भी इसका इनाम भरपूर था। एक इंटरमीडिएट वॉर जनरल ढेर हो गया और 3 खतरनाक निशानेबाज मारे गए। बाकी बचे 1 दर्जन मार्शल आर्टिस्ट अविश्वास से देखते रह गए। लक्ष्य ने एक बार फिर स्थिति को पलट दिया था। वो बहुत ही मजबूत है, उसका डिफेंस कमाल का है और वो निर्णायक बिंदु पर कब्जा जमाए रखता है। संख्या का कोई महत्व नहीं है। हमें उस पर एक साथ आगे और पीछे से हमला करना होगा। तो फिर बोलना बंद करो। कुछ लोग उसे यही व्यस्त रखेंगे, बाकी लोग तीसरी मंजिल पर चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वह चौथी मंजिल पर जाने की हिम्मत करेगा। ऊपर चढ़ते ही ठंड बढ़ती जाती है। चलो चलो। वे तुरंत अलग हो गए। 4 लोगों ने लक्ष्य को पकड़ लिया, जबकि बाकी लोग तीसरी मंजिल पर चढ़ गए। लक्ष्य इंतजार नहीं करेगा। उसने पहले की तरह तीसरी मंजिल की सीढ़ियों को तोड़ दिया और चौथी मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जब वो चौथी मंजिल पर पहुंचा, तो चाकू की तरह चुभने वाली बर्फीली हवा ने उसे प्रहार किया। कड़ाके की ठंड में चलने वाली तेज हवाओं ने भारी बर्फ गिरा दी, जो उसके चेहरे पर कंकड़ की तरह चुभ रही थी। हा, उसने सफेद धुएं का बादल छोड़ा। ये तो आसानी से -40 है। पता नहीं ऊपर कितनी ठंड होती होगी। और तुम लोग कितनी मंजिलों तक मेरा पीछा कर सकते हो? अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करो। अगर तुमने मुझे जरा भी आराम दिया, तो तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। तभी और भी लोग इमारत की ओर तेजी से बढ़े। ऊपर से लक्ष्य ने 2 लोगों को उच्च स्तरीय युद्ध जनरल की गति से आगे बढ़ते हुए देखा। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। इंटरव्यू वाली कार के अंदर सुना ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। प्रिय नेटिजन्स, प्रिय दर्शकों, खान डोंग घटना, जिसके बारे में हर कोई बहुत चिंतित है, वर्तमान में घटित हो रही है। लक्ष्य खान डोंग बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई है और अभी अभी एक भीषण लड़ाई हुई है। वीडियो में लक्ष्य को पहली मंजिल पर 3 कनिष्ठ सरदारों से लड़ते हुए दिखाया गया, जिनमें से एक को उन्होंने मार गिराया और फिर इमारत के अंदर चले गए। इसके बाद कई और मार्शल आर्टिस्ट धीरे धीरे वहां पहुंचे और वीडियो में सीढ़ियों पर भी भीषण लड़ाई देखी जा सकती थी। इस वीडियो की शुरुआत में कई नेटिजन्स ने अपना गुस्सा और दुख व्यक्त किया। खान डोंग की स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और लोग केवल वीडियो के माध्यम से लक्ष्य के भाग्य का पता लगा सकते थे। लेकिन चाहे वे इसे किसी भी तरह से देखें, लक्ष्य के पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पहले तो कुछ नेटिजन्स ने कहा कि लक्ष्य जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन सकती है, लेकिन स्थिति में हुई प्रगति आश्चर्यजनक थी। सीढ़ियों पर हुई लड़ाई में लक्ष्य हारी नहीं। मार्शल आर्टिस्टों के भयंकर हमलों के बावजूद वे लक्ष्य को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सके। हालांकि वीडियो बहुत स्पष्ट नहीं था और बर्फ के कारण नेटिजन्स केवल लक्ष्य के पैर ही देख पाए। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, उन्होंने देखा कि कई मार्शल आर्टिस्ट इमारत पर चढ़ने लगे और लक्ष्य को घेरने की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्य, भागो! सब खत्म, सब खत्म। इस दोतरफा हमले से लक्ष्य की मौत निश्चित है। नीच और बेशर्म खलनायकों का एक समूह, इतने सारे लोग अकेले लक्ष्य पर हमला कर रहे हैं। क्या उन्हें अन्य मार्शल आर्टिस्टों द्वारा उपहास किए जाने का डर नहीं है? ऊपर बैठे व्यक्ति को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या आप 3 अरब लोगों के सामने उदासीन रहेंगे? मैं खान डोंग में नहीं हूं,
अगर होता तो मैं जरूर शामिल होता। अगर मैं लक्ष्य को मारने में कामयाब हो जाता तो मुझे बाकी जिंदगी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। लक्ष्य एक हीरो है जिन्होंने रूसियों को हराया। क्या आजकल लोगों को सिर्फ पैसे की ही परवाह है? इस समाज में क्या खराबी आ गई है? कितना दुखद है। हीरो तो बिल्कुल नहीं। लक्ष्य तो बस एक स्वार्थी खलनायक है। मैं तो बस ये देखने का इंतजार कर रहा हूं कि उसका अंत कब होगा। ऊपर वाले बेवकूफ, मुझे अपना पता बताओ, वरना ये बुढ़िया तुम्हें असल जिंदगी में सबक सिखाएगी। उनकी गर्मा गर्म बहस के बीच खान डोंग में मौजूद सुना ने एक दूसरा वीडियो जारी किया। कई मध्यम स्तर के सरदारों सहित और भी मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। वीडियो में लड़ाई दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच स्थानांतरित होती दिखाई दी और अधिक मार्शल आर्टिस्ट इमारत पर चढ़ते हुए दिखाई दिए, जिससे संकेत मिलता है कि लक्ष्य अभी भी डटा हुआ था। वीडियो के अंत में सूना ने लाल आंखों से रिपोर्ट किया, एक मेजबान के तौर पर मुझे अपनी भावनाओं को कार्यक्रम पर हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा कि आज की घटना कोई कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक होनहार मार्शल आर्टिस्ट के भविष्य से जुड़ा मामला है। बाहर का तापमान पहले ही -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर चुका है। मैं साक्षात्कार और रिकॉर्डिंग के लिए बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं यही बैठकर लक्ष्य की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। हालांकि मुझे पता है कि यह संभव नहीं है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, वे आगे आकर मदद करें। हमारे हीरो को आंसू बहाने न दें। सुना के भावुक भाषण ने लक्ष्य के प्रति काफी सहानुभूति जगाई। कई उदासीन राहगीरों ने भी लक्ष्य के भाग्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया और ऑनलाइन कई लोगों ने बेस सिटी से इस मामले को रोकने की अपील की। हालांकि अब मुख्य शहर के पास हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। सड़कें पूरी तरह से बंद थी और वाहन आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर विमान भेजे भी जाते तो संभवतः जाओडोंग पहुंचने से पहले ही उन्हें विकृत पक्षियों द्वारा मार गिराया जाता। जनता की अपीलें व्यर्थ ही थी। प्रचंड वायु मार्शल आर्ट स्कूल में प्रशांत धवन के कार्यालय में प्रशांत धवन ने वीडियो देखा और गुस्से में खड़े हो गए। उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह जंगल में लक्ष्य पर घात लगाकर हमला करने की? अगर आप खुलेआम चुनौती देते तो कोई दखल नहीं दे सकता था, लेकिन इस तरह की छलकपट वाली चालें चलने पर मैं चुपचाप खड़ा कैसे रह सकता था? प्रशांत धवन ने पहले ही लक्ष्य का नाम दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर को बता दिया था। उसने लक्ष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई थी, तो वो मलिक ठाकुर को इतनी आसानी से सफल कैसे होने दे सकता था? हालांकि कार और विमान खान डोंग तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन प्रशांत धवन पहुंच सकता था। गहरे स्वर्ण स्तर के मानसिक शक्ति संपन्न प्रशांत धवन के पास असाधारण उड़ने की क्षमता थी। उसे खान डोंग पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर वो अभी जल्दी पहुंच जाए तो शायद लक्ष्य को बचाने की उम्मीद जग सकती है। जैसे ही प्रशांत धवन अपने कार्यालय से निकलने के लिए उठा, अचानक बाहर से दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर खड़े लोग नितिन ठाकुर और प्रीति थे। मास्टर डोंगफैंग, आप कैसे हैं? आपको इतनी जल्दी क्या है? नितिन ठाकुर ने मुस्कुराते हुए प्रशांत धवन से कहा। प्रशांत धवन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सीधी बात पूछ रहे हो? तुम्हारा सुसंस्कृत पुत्र मेरे उग्र पवन शिष्य पर हमला करना चाहता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं प्रशांत धवन कोई नरम फल हूं जिसे आसानी से निचोड़ा जा सके? हालांकि नितिन ठाकुर और प्रीति सरदारों के बीच कमजोर नहीं थे, लेकिन प्रशांत धवन की नजर में वे कमजोर नहीं थे। 8वें स्तर के सरदार और गहरे सुनहरे रंग के मानसिक शक्ति संपन्न व्यक्ति के रूप में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे उसे डरने की जरूरत थी। मास्टर डोंगफैंग यकीनन नरम दिल इंसान नहीं है, लेकिन आज मैं और मेरी पत्नी यहां इस उम्मीद से आए हैं कि मास्टर डोंगफैंग युवा पीढ़ी के मामलों में दखल नहीं देंगे। क्यों ना हम यही इंतजार करें और देखें? ओह, सिर्फ तुम दोनों? क्या तुम मुझे रोक सकते हो? प्रशांत धवन ने गर्व से कहा।
सिर्फ हम दोनों ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आज कुछ और दोस्त भी आए हैं। जैसे ही नितिन ठाकुर ने बोलना शुरू किया, उसने थोड़ा सा अपना शरीर घुमाया और उसके पीछे दो और लोग प्रकट हो गए। चौधरी मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रमुख किन युनफेई और ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रमुख लियू शू एक साथ पहुंचे। तुम भी यहां क्यों हो? प्रशांत धवन ने मन ही मन निराशा से कहा। बिंगचिंग बेस सिटी के 3 प्रमुख मार्शल आर्ट स्कूलों के प्रमुख होने के नाते किन युनफेई और लियू शू भी प्रशांत धवन से कम शक्तिशाली नहीं थे। हालांकि प्रशांत धवन को विश्वास था कि वो आमने सामने की लड़ाई में जीत जाएगा, लेकिन इन सभी लोगों की मौजूदगी में उसकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। किन युनफे मुस्कुराया और बोला, मास्टर डोंगफैंग, चिंता मत करो, हम आज आपसे लड़ने नहीं आए हैं, बस आपसे कुछ बात करने आए हैं। किस बात पर चर्चा करें? प्रशांत धवन ने पूछा। मुझे अब पता चला है कि हमारे मार्शल आर्ट स्कूल के प्रतिभाशाली शिष्य चेन जिंगचोऊ पर ऑयल सिटी के दक्षिण पूर्व में घात लगाकर हमला किया गया था और हत्यारा आपके मार्शल आर्ट स्कूल का लक्ष्य था। मास्टर डोंगफैंग को भी ये पता होना चाहिए कि चेन जिंगचोऊ वो उत्तराधिकारी था जिसे मैं प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा था। लक्ष्य द्वारा उसकी इस तरह हत्या किए जाने का क्या अर्थ है? प्रशांत धवन चुप रहा। उसे किन युनफे की बातों पर कोई शक नहीं था। अगर वो ऐसा कहने की हिम्मत करता तो जाहिर है उसके पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होते कि ये काम निश्चित रूप से लक्ष्य नहीं किया है। इतना ही नहीं, हमारे मार्शल आर्ट स्कूल की एक छोटी टीम के 3 सदस्य तिशान, खान शेनजी और जू माओ तीनों को लक्ष्य ने मार डाला। लक्ष्य ने पहले इटावाहा में जू माओ को मारा, फिर ऑयल सिटी में चेन जिंगचो को मारा और फिर तिशान और खान शेनजी को मार डाला जो उसकी तलाश में गए थे। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि हमारे चौधरी मार्शल आर्ट्स को लक्ष्य से ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि वो बार बार इतनी बेरमी से हमला करता है? किन युनफेई ने गुस्से में अपनी बात खत्म की, फिर बैठ गया और बोला, तो आज मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप, मास्टर प्रशांत, इस मामले में दखल न दें। चाहे नतीजा कुछ भी हो, हमारे चौधरी मार्शल आर्ट्स और लक्ष्य के बीच के सारे मतभेद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अगर आप दखल देने पर अड़े रहे तो मैं, एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते, आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं लक्ष्य की जान ले लूंगा। किन युनफेई के बोलने के बाद ड्रैगन स्लेइंग के लियू शू ने भी कहा, लक्ष्य ने पहले हमारे मार्शल आर्ट स्कूल के आर्यन और विक्रांत को घायल किया, फिर रवि कुमार को। अब उसने खानदोंग में मेरे ड्रैगन स्लेइंग के 3 सरदारों को भी मार डाला है। इसलिए मैं आज निश्चित रूप से अध्यक्ष ली के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मास्टर प्रशांत शांत हो जाएंगे और युवा पीढ़ी को इस मामले को खुद सुलझाने देंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी पक्ष को इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। चौधरी मार्शल आर्ट्स और ड्रैगन स्लेइंग के 2 दिग्गज किरदारों के बोलने के बाद मलिक ठाकुर और प्रीति ने भी कहा, हमारा भी यही मतलब है। हमें उम्मीद है कि मास्टर डोंगफैंग इस पर विचार करेंगे। प्रशांत धवन कुछ पल चुप रहा। अगर लक्ष्य ने तुम्हारे बेटे को मार डाला तो क्या होगा? मलिक ठाकुर ने उपहास करते हुए कहा, अगर लक्ष्य में ये क्षमता होती तो मैं, मलिक ठाकुर, कभी इस बेटे का पिता ही नहीं होता। प्रीति ने भी अपने पति के कहने के अर्थ से सहमत होते हुए हल्के से सिर हिलाया। हालांकि सभी को यह स्पष्ट था कि इन दोनों लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि लक्ष्य ये उपलब्धि हासिल कर सकती है। प्रशांत धवन ने गहरी सांस ली और चारों सरदारों से कहा, नहीं, आपके बेटे की जान की तुलना लक्ष्य से नहीं की जा सकती। भले ही आप चारों मुझे रोकना चाहें, मुझे खानदोंग जाना ही होगा। अगर आप मुझे रोकने पर तुले हुए हैं तो कोशिश करके देखिए। देखते हैं कि क्या मैं, प्रशांत धवन, आप चारों के एक साथ मिलकर काम करने से डर पाऊंगा। प्रशांत धवन के बोलते ही उसके शरीर के चारों ओर गहरा सुनहरा प्रकाश फैल गया, मानो वो किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। प्रशांत धवन को यह निर्णय लेने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। चारों सरदारों के संयुक्त
प्रयासों के सामने प्रशांत धवन की जीत की संभावना लगभग शून्य थी, लेकिन लक्ष्य उसके दिल में बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने जोखिम उठाना उचित समझा और ये सोचकर दांव लगाया कि ये चारों उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ये भयंकर हवा का इलाका था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और नितिन ठाकुर ने आह भरी। मास्टर प्रशांत से यही उम्मीद थी। आपकी ताकत और साहस सराहनीय है, लेकिन कृपया इस पर एक नजर डालिए। इसके साथ ही नितिन ठाकुर के हाथ में एक पत्र प्रकट हुआ और उसने अपनी कलाई को झटकते ही उसे प्रशांत धवन की ओर उड़ा दिया। प्रशांत धवन ने पत्र लिया, उसे खोला और नीचे मौजूद हस्ताक्षर को देखकर तुरंत चौंक गया। इसमें बस कुछ ही शब्द थे। कृपया मास्टर डोंगफैंग खान डोंग मामले में हस्तक्षेप न करें। एलन। उसके नीचे केवल एक क्रॉस का निशान था और कुछ नहीं। ये तो महान दिव्य संप्रदाय का पत्र है। प्रशांत धवन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। जी हां, मास्टर डोंगफैंग, हम चारों से नहीं डरते, तो क्या आपको महान दिव्य संप्रदाय के इरादों पर विचार नहीं करना चाहिए? वो एक तारास्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है। नितिन ठाकुर ने संतुष्टि से भरे हुए मुस्कुराते हुए और बैठते हुए कहा, आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।